मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारे हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके 4 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों, आज इसका 4th, 5th और 6th पार्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, जो चैप्टर है मैंने आपको बताया था ये स्टार्टिंग में ही कि लेंथी चैप्टर है, थोड़ा सा टिपिकल भी है, बट अगर आप इसको अच्छे से समझोगे, अच्छे से देख लोगे वीडियो को और चैप्टर को रीड करोगे तो आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए बेटा, इसके अंदर जो हमारे 4th पार्ट्स हैं वहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है इसका विजुअलाइजिंग द नेशन। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले बेटा कि जो नेशन है, राष्ट्र है, उसकी विजुअलाइजिंग होता है बेटा, उसकी दृश्यों की कल्पना करना। विजुअलाइज करना यानी कि जो चीज़ नहीं है उसको देखकर उसको किसी चीज़ के साथ रिलेट करके उसकी इमेजिनेशन बनाना, उसकी कल्पना करना। तो देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है। वाइल इट इज़ ईजी इनफ टू रिप्रेजेंट अ रूलर थ्रू अ पोर्ट्रेट और अ स्टैचू, कि किसी भी शासक को, किसी भी रूलर को किसी मूर्ति के द्वारा या किसी स्टैचू के द्वारा क्या है उसे अभिव्यक्त करना बहुत इजी है। हाउ डज़ वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू ए नेशन, लेकिन क्या हम किसी नेशन को, किसी राष्ट्र को एक चेहरा दे सकते हैं, किसी इंसान का चेहरा बना सकते हैं। आर्टिस्ट इन द 18th and 19th centuries फाउंड अ वे आउट ऑफ पर्सोनिफाइंग अ नेशन। 18th और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, उन्होंने राष्ट्र को पर्सोनिफाइंग करने के यानी कि उसका मानवीकरण करने के लिए इस चीज़ को अपनाया। इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ़ इट वर अ पर्सन, कि उन्होंने किसी देश को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि जैसे कोई इंसान है। नेशंस वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स। जो नेशंस थे, जो राष्ट्र थे, उन्हें क्या है फीमेल फिगर्स के द्वारा दर्शाया जाता था। द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर व्यूमैन इन रियल लाइफ, और उसे दर्शाने के लिए जिस फीमेल को चूज़ किया जाता था वो रियल में कोई इस प्रकार की कोई व्यूमन नहीं होती थी। रेदर इट साउट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन concrete form, that is the female figure became an allegory of the nation। और इस प्रकार से कि जब किसी फीमेल को राष्ट्र का रूप बनाकर दिया जाता था, वो क्या है, वो उसका क्या बन जाती, एलेग्री बन जाती थी, यानी वो उसका रूपक बन जाती थी। You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portrait ideas such as liberty, justice and republic। अगर आप लोगों को याद हो कि जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था, जो आप लोगों ने बच्चों 9th क्लास में पढ़ा था, तो उसके अंदर जो आर्टिस्ट था उसने एक फीमेल की पिक्चर को यूज़ किया था, किसको शो करने के लिए, लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक को शो करने के लिए। दीज आइडियल्स वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिम्बल्स, और इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कुछ स्पेशल सिम्बल्स और ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया जाता था। एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर दी रेड कैप। अगर आपको याद हो कि बेटा जो लिबर्टी थी उसे क्या है, रेड कैप से दर्शाया गया था। एंड दी और दी ब्रोकन चेन, वाइल जस्टिस इज जनरली अ ब्लाइंड फोल्डेड व्यूमन। और जो जस्टिस था, जो न्याय है, उसे क्या है, किसके द्वारा दर्शाया गया है, ब्लाइंड फोल्डेड व्यूमन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स। और उसे क्या है, उसके आँखों के ऊपर पट्टी बांध रखी है और उसके हाथ में क्या है, तराजू है। तो कहने का अभिप्राय है बेटा कि वो जो कानून होता है वो अंधा होता है, लेकिन फिर भी क्या है, वो अंधा होते हुए भी क्या है, वो सभी को समान न्याय दिलवाता है। जो आजकल क्या है, जो कोर्ट्स होते हैं उसके अंदर भी क्या है, ये मूर्ति आप हमेशा पाओगे। अगर आपने रियल में देखे हैं या मूवीज़ वगैरह में देखे तो वहाँ पर क्या है, एक ब्लाइंड औरत की मूर्ति होती है, उसकी आंखों के ऊपर एक काली पट्टी बंधी होती है और क्या है, उसके हाथ में एक तराजू होता है। तो मोस्टली जो इससे रिलेटेड जो चीज़ें उन्हें दर्शाने के लिए क्या है, फीमेल फिगर को ही यूज़ किया जाता है। आगे देखिए बेटा, सिमिलर फीमेल एलेगरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन। सेम इसी प्रकार की फीमेल की फिगर्स को आर्टिस्ट ने 19th सेंचुरी के अंदर देश को दर्शाने के लिए भी यूज़ किया था। इन फ्रांस शी वाज क्रिश्चियन मैरेनी, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ अ पीपल्स माइंड नेशन।
और फ्रांस के अंदर एक क्रिश्चियन एक लेडीज़ थी जिसका नाम था मैराइन मारियन, जिसका नाम था, वो क्या है क्रिश्चियन में बहुत ही पॉपुलर नेम है, और जिसे क्या है देश को दर्शाने के लिए उसको यूज़ किया गया था। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ द लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, द रेड कैप, द ट्राई कलर, द कोकेड, और उसके अंदर भी क्या है लिबर्टी को और रिपब्लिक को दर्शाने के लिए रेड कैप और ट्राई कलर को ही यूज़ किया गया था। एंड स्टैचूज ऑफ मेरियन वर erected in public squares to remind the public of national symbol of unity and to persuade them to identify with it. Marion images were marked on coins and stamps. और ये जो जिन सिम्बल्स को यूज़ किया जाता था इन्हें क्या है रोड के ऊपर जो चौराहे होते थे वहाँ पर इन्हें लगा दिया जाता था, ताकि जो आने जाने वाले लोग हैं वो उसे देखें और उन्हें क्या है अपने देश के जो सिम्बल्स बनाए गए हैं उनको वो अच्छे से याद कर सकें। और जो मारियान की जो इमेजेस थी वो क्या है उस समय कॉइन्स और स्टैम्प्स के ऊपर भी छापी गई थी। सिमिलरली जर्मेनिया बिकेम द एल्गेरी ऑफ द जर्मन नेशन। उसी प्रकार से जो नेशन था उसके अंदर भी क्या है जर्मेनिया की इमेजेस को यूज़ किया गया था। एंड इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स। और उसके अंदर क्या दिखाया गया है कि जो जर्मेनिया है उसने क्या है ओक लीव का एक क्राउन पहना हुआ है, एक ताज पहना हुआ है। एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। और यहाँ पर जो ओक है वो क्या किस चीज़ को दर्शाता है, वो वहाँ की वीरता को दर्शाता है, हीरोइज्म को दर्शाता है। तो देखिए बच्चों ये आपको सामने दिखाई दे रही है जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसके अंदर इस पिक्चर के अंदर जो जिन चीज़ों को यूज़ किया गया है वो उसके बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसके अंदर देखिए एक वर्ड आया एल्गेरी। एल्गेरी क्या होता है, एल्गेरी का देखिए क्या होता है। व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया फॉर इंस्टेंट ग्रीड एनवी फ्रीडम लिबर्टीज एक्सप्रेस टू अ पर्सन और अ थिंग। जब किसी जो अमूर्त विचार होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए किसी इंसान को यूज़ किया जाता है तो वो क्या है एल्गेरिक स्टोरी कहलाती है, एल्गेरी कहलाती है। तो देखिए बेटा ये जो अभी आपको मैंने डायग्राम दिखाया था इस डायग्राम के अंदर देखिए जो जो चीज़ें दर्शाई गई हैं, ये देखिए इसके अंदर जो जो चीज़ें दिखाई गई हैं इस डायग्राम के अंदर उन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को बता रही हैं। देखिए ये पूरा डायग्राम है तो इसको ध्यान से देखिए। इसके अंदर देखिए जो सारी चीज़ें जो शो की गई हैं इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है कि इसके अंदर क्या चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखो बच्चों इसको ध्यान से देखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। तो जो इसके अंदर सिंबल्स दिखाए गए हैं उनके अंदर देखिए उसको क्या क्या नाम दिया गया है। तो सबसे फर्स्ट है बेटा ब्रोकन चेन्स, जो टूटी हुई जंजीरें हैं वो क्या है वो किस चीज़ को शो कर रही हैं, वो शो कर रही हैं बीइंग फ्रीड यानी कि आज़ादी को। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ब्रोकन चेन, ये देखिए सबसे फर्स्ट है बेटा ब्रोकन चेन, ये सबको दिखाई दे गई। तो ये टूटी हुई जंजीर है वो किसको शो कर रही है, टूटी हुई जो बेड़ियाँ हैं वो किसको दिखा रही हैं, आज़ादी मिल गई है। नेक्स्ट है बेटा नेक्स्ट हेडिंग देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है जो बाज से रिलेटेड जो इमेज है। सेकंड हेडिंग है बेटा आप लोगों की ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल। सेकंड हेडिंग है बेटा ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल। तो इसके अंदर देखिए क्या बताया गया है, सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ। इसमें जर्मन साम्राज्य की जो पावर है उसे शो किया गया है। देखिए सेकंड इमेज है बेटा ये ईगल की है, ये प्लेट के ऊपर ईगल दर्शाई गई है। नेक्स्ट है बेटा थर्ड पॉइंट है क्राउन ऑफ ओक लीव्स। जो क्राउन ऑफ ओक लीव्स है ये देखिए, ये वाला देखिए ये क्राउन, ये जो रानी ने पहना हुआ भी है ये वाला जो क्राउन है जो ओक की पत्तियों से बनाया गया है। तो ये किस चीज़ को शो करता है, ये शो करता है हीरोइज्म को यानी कि बहादुरी को शो करता है, ये पावर को शो करता है। नेक्स्ट है बेटा स्वॉर्ड। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी स्वॉर्ड। तो देखिए जो स्वॉर्ड है यानी कि जो तलवार है वो किसको शो कर रही है, रेडीनेस टू फाइट यानी कि हम मतलब लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो जो देखिए जो ये वाली स्वॉर्ड है, ये देखिए जो ये वाली स्वॉर्ड रखी है, ये वाली स्वॉर्ड, ये जो स्वॉर्ड है ये क्या है, रेडीनेस टू फाइट को शो कर रही है। ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड। अब देखिए जो ये वाली स्वॉर्ड है इसके यहाँ पर ये ओलिव की ब्रांचेस हैं, ये इसके चारों तरफ लिपटी हुई हैं। ये किसको दिखा रही हैं, विलिंगनेस टू मेक पीस। ये किसको दिखा रही हैं कि शांति की उसके अंदर क्या है, चाहत है।
ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, ये देखिए पीछे जो झंडा दिखाई दे रहा है ब्लैक रेड और गोल्ड कलर का ट्राई, तो ये क्या है, ये किसको शो कर रहा है, फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स, कि 1848 में जो उदारवादी राष्ट्रवादियों का जो झंडा था जिसे जो जर्मन के राज्य थे ड्यूक्स थे उन्होंने क्या प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। और लास्ट है बेटा रेज ऑफ द राइजिंग सन, ये देखिए पीछे, ये देखिए आपको ये रेज दिखाई दे रही है, तो ये क्या, ये है बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इरा, ये क्या शो करता है कि एक नए युग का शुरुआत हो चुकी है, तो ये एक नए युग को दर्शाते हैं, नए युग को दिखा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये सारे पॉइंट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपको सारे पॉइंट्स करवाए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सकें। अब देखिए बच्चों, मैं इसी के अंदर ही जो इसका लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो भी मैं इसी में ही डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स हैं दोनों, तो मैं इन दोनों को ही दिखा रही हूँ। एक देखिए इसमें ये डायग्राम दिखाया गया है बेटा, ये क्या दिखाया है, द फॉलन जर्मेनिया जूलिस हर्बनर, तो इसमें क्या दिखाया गया, जो जर्मेनिया क्या था वो हार गया था और वो हार के थक के गिर गया था, तो ये इसको शो कर रहा है, ये इसका क्राउन भी गिर गया है, यानी कि वो हार गया, उसने हार मान ली है। अब नेक्स्ट आती है बेटा, जो नेक्स्ट आपकी हेडिंग आती है, 6th पॉइंट जो है आपका 6th हेडिंग वो है नेशनलिज्म। 6th हेडिंग है आप लोगों की नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। तो इसके अंदर देखिए बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो नेशनलिज्म है और इम्पेरियलिज्म है, इसके अंदर ध्यान से सुनो, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। इम्पेरियलिज्म होता है साम्राज्यवाद, तो इसको देखिए, बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी। 19th सेंचुरी के जो फर्स्ट हाफ जो सेंचुरी थी उसके अंदर उस समय तक क्या हुआ था, जो राष्ट्रवाद था वो राष्ट्रवाद वह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव में नहीं रहा था जो उसके स्टार्टिंग में था, बट बीकेम अ नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड्स। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि वो एक दूसरे के जब वो एक दूसरे के प्रति क्या है वो अनुदर हो, मतलब वो इच्छा विहीन होते चले गए और वो लोग क्या है हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वार, हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते थे। द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट पीपल्स इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्पेरियलिस्ट एम्स, और अपने देशों को गेन करने के लिए क्या है राष्ट्रवादी जो क्या है हमेशा वो एम्स को ही क्या है इस्तेमाल यूज़ में लाते थे। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड दी बल्कान्स, और बाल्कन 1871 के बाद यूरोप के अंदर क्या हुआ कि राष्ट्रवादी का जो तनाव था उसका मेन सोर्स क्या था, बाल्कन क्षेत्र था, बाल्कन एरिया था। द बाल्कन वाज अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथेंटिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बल्जीरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकडोनिया, क्रोएटिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेरिको वर नोन एज दी स्लैव्स। तो इसके अंदर क्या है बेटा, इसमें जो ये सारे एरियाज जो है ना आपको भी बताए हैं ये सारे इसके अंदर इंक्लूड थे, शामिल थे। अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर, और जो बाल्कन का बहुत बड़ा एरिया था वो किसके अंडर था, ओटोमन एम्पायर के अंडर था। द स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन बाल्कन टुगेदर विद द डिसइरिगेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव, और बाल्कन क्षेत्र के अंदर जो ओटोमन साम्राज्य के कारण क्या है उसकी स्थिति क्या हो गई थी, बहुत विस्फोटक हो गई थी। ऑल्दो द 19th सेंचुरी द ओटोमन एम्पायर हैड साउथ टू स्ट्रेंथ इटसेल्फ, हालांकि 19वीं शताब्दी के अंदर क्या है जो ओटोमन साम्राज्य था उसने अपने आप को बहुत पावरफुल बना लिया था। दो मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म बट विद वेरी लिटिल सक्सेस, लेकिन उसे क्या है बहुत कम सफलता मिली थी। वन बाई वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, धीरे धीरे करके क्या है एक एक करके जो इसके छोटे छोटे जो एरिया से वो क्या है इससे टूटते चले गए, वो क्या है सब क्या होते चले गए
इंडिपेंडेंट होते चले गए, मतलब वो आज़ाद होते चले गए। दी बाल्कन पीपल्स बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनलिस्ट एंड यूज्ड हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट हैड सब्सिक्वेंटली सबजुगेटेड बाय फॉरेन पावर्स। तो जो वहाँ के जो बाल्कन के जो लोग थे वो क्या कहते थे कि हम धीरे धीरे करके क्या हम भी राष्ट्रवाद की भावना को अपनाएंगे और हम भी क्या अपने एरिया को आज़ाद करवाकर हम भी आज़ाद दुनिया में सांस ले सकेंगे। Hence, the rebellious nationalists in the Balkans thought of their struggle as attempt to win back their long lost independence। और अंत में क्या होता है, वो उनकी जीत होती है और वो भी क्या अपना अलग से एक साम्राज्य बना लेते हैं। As the different Slavic nationalists struggled to define their identity and independence, the Balkan area became an era of intense conflict। अब जो बाल्कन का जो एरिया था वो क्या है, लड़ाई का एक क्षेत्र बन गया था। The Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of the others। अब जो बाल्कन का जो स्टेट था वो क्या है, दूसरों से उसे जलन होने लग गई थी और वो क्या है उनको एरियाज़ को अपने साथ मिलाकर अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहता था। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन्स ऑल्सो बिकेम द स्कीन ऑफ बिग पावर। तो क्या है जो ये जो मामला था बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया था क्योंकि जो बाल्कन था वो क्या है अपनी पावर को और भी ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा था। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय में क्या हुआ, देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नावल एंड मिलिट्री माइट। और इस प्रकार से क्या हुआ कि जो यूरोप की शक्तियों के बीच जो व्यापार हो रहा था, उनकी जो सैन्य शक्तियाँ थी वो क्या है उनके बीच में क्या है बहुत अधिक कंपटीशन होने लग गया था। तो धीरे धीरे करके क्या उनकी जो समस्याएं थी वो हमारे सबके सामने अनफोल्ड हो रही थी, मतलब दिखाई दे रही थी। ईच पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वाज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बाल्कन्स। और इस प्रकार से रूस, जर्मन, इंग्लैंड, इन सब की क्या जो ताकत थी वो बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके उस क्षेत्र को अपने प्रभाव में बढ़ाना चाह रही थी। यानी कि सब क्या है उससे अलग हो गए थे, बाल्कन अकेला रह गया था। तो इससे क्या हुआ कि इस एरिया के अंदर बहुत सारे युद्ध हुए, अंत में क्या है एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वार। और अंत में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार की घोषणा हुई थी। इस प्रकार से जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो उसकी शुरुआत हुई थी। नेशनलिज्म aligned with imperialism led Europe to disaster in 1914। लेकिन 1914 में यूरोप के अंदर क्या है महाविपदा की ओर चला गया था। एंड इन बिटवीन बट मीनवाइल मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स इन 19th century बिगेन टू अपोज इम्पेरियल डोमिनेशन। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि वर्ल्ड के जो बहुत सारे देश थे जिनका 19वीं सदी के अंदर क्या यूरोपीय शक्तियों से जो अलग हो गए थे वो क्या है इसका विरोध करने लगे थे। दी एंटी इम्पेरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट इन द सेंस दैट दे ऑल struggled to form independent nation states and were inspired by a sense of collective national unity forged in confrontation with imperialism। और बाद में देखिए बच्चों क्या होता है, इस प्रकार से चारों तरफ से क्या हो रहा था, जो इसके अगेंस्ट जो छोटे छोटे स्टेट्स थे वो इसके अगेंस्ट खड़े हो गए थे और अब इसका कोई भी साथ नहीं दे रहा था। ये सबसे ज़्यादा संघर्ष कर रहा था। European ideas of nationalism were nowhere replicated, for people everywhere developed their own specific variety of nationalism। अब क्या है, जब कोई भी इसका साथ नहीं दे रहा था तो राष्ट्रवाद के यूरोपीय जो विचार थे वो कहीं भी रिपीट नहीं किए गए थे, क्योंकि हर जगह लोग क्या है अपने तरीके से राष्ट्रवाद को विकसित कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। बट द आइडिया दैट सोसाइटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। लेकिन लास्ट में किन विचारों को, किन आइडियाज़ को मतलब मोटिवेट किया गया कि हर तरफ क्या है राष्ट्र राज्यों को गठित किया जाना चाहिए, बनाया जाना चाहिए, और इस बात को क्या है नेचुरल और सार्वभौमिक रूप से, यूनिवर्सल रूप से इसे क्या है स्वीकार कर लिया गया था, इस बात को मान लिया गया था। तो इस प्रकार से बच्चों ये आज आपका
चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा। इसकी देखिए 5 वीडियोस बनी है इस चैप्टर की, और आप सभी बच्चों को ये सारी वीडियोस देखनी है बेटा, ताकि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ सकें, अच्छे से क्लियर हो सकें, और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। फिर भी बच्चों, मैं आपको फिर बार बार यही बोल रही हूँ, वीडियो देखने के बाद बेटा आपको बुक रीडिंग ज़रूर करनी है, ताकि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ सकें, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताओगे अगर आपका कोई डाउट होता है तो। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।